डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और हम एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारी अपडेट्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका नर्सिंग एकेडमी। दिस इज़ कविता ठाकुर। आई एम टीचिंग फैकल्टी ऑफ कनिका नर्सिंग एकेडमी। सो हम आज लेके आए हैं आपके लिए GMCH 32 का पेपर, जो कि लास्ट डे हुआ था 28 अगस्त 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी MCQs उसमें आए थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और विद रैशनल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग कॉजेज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन सब एंटी टीबी ड्रग में से कौन सी मेडिकेशन रेड ऑरेंज कलर यूरिन कॉज करती है। सो ऑप्शंस आर आइसोनाइजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्ब्यूटोल, रिफेम्पसिन। सो करेक्ट आंसर इज रिफेम्पसिन। तो रिफेम्पसिन ये जो एंटी टीबी मेडिकेशन है, इसका साइड इफेक्ट होता है, ये रेड ऑरेंज कलर यूरिन कॉज करती है, हिपैटोटॉक्सिटी कॉज करती है, इसके अलावा ये एनोरेक्सिया कॉज करती है, स्टमक पेन कॉज करती है। अब इसके अलावा अब बाकी जो एंटी टीबी ड्रग है इनके भी साइड इफेक्ट मैं एक बार आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट आइसोनाइजिड। तो देखिए आइसोनाइजिड जो है ये जो मेडिकेशन है ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है ये। ठीक है, मतलब बैक्टीरियाज को किल करती है। इसके अलावा ये जो मेडिकेशन आइसोनाइजिड जो मेडिकेशन, इसका साइड इफेक्ट है कि ये विटामिन B6 डेफिशिएंसी कॉज करती है। सो ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी, मतलब पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे पेरिफेरल न्यूराइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये भी हिपैटोटॉक्सिटी कॉज करता है एंड जॉन्डिस कॉज करता है एंड स्टमक पेन कॉज करता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, मतलब बैक्टीरिया को किल करती है। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन साइड इफेक्ट जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका है, ऑटोटॉक्सिटी कॉज करता है, नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज करता है, इसके अलावा ये न्यूरोटॉक्सिटी भी कॉज करता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो ऑटोटॉक्सिटी होता है, जहाँ पे ये 8th क्रेनियल नर्व डैमेज कॉज करता है, जिसका अर्ली साइन होता है टिनाइटिस। अब नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करते हैं इथैम्ब्यूटोल। सो इथैम्ब्यूटोल इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ठीक है, सो ये जो इथैम्ब्यूटोल मेडिकेशन है, इथैम्ब्यूटोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस, बट मोस्ट कॉमन यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, मतलब ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिस वजह से पेशेंट जो है वो रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यहाँ पे बता दिए हैं सारी की सारी एंटी टीबी ड्रग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इनमें से एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैंने बता दिया है। इन सब एंटी टीबी ड्रग में से आइसोनाइजिड बैक्टीरियोसाइडल नेचर की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बैक्टीरियोसाइडल है, रिफेम्पसिन भी बैक्टीरियोसाइडल है, बट इथैम्ब्यूटोल इकलौती ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद बाउल साउंड अब्सेंट है पेशेंट में एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ऑप्शंस आर हेमरेज, इंटरसेप्शन, पैरालिटिक इलियस एंड फ्लैटुलेंस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है पैरालिटिक इलियस। सो पैरालिटिक इलियस इज टेम्परेरी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पैरालिटिक इलियस। तो पैरालिटिक इलियस में क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए 1 to 2 डेज के लिए यहाँ पे बाउल साउंड अब्सेंट हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, तो दैट इज पैरालिटिक इलियस। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से वहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बट वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात करूं तो हेमरेज होता है, ब्लड लॉस। नेक्स्ट फ्लैटुलेंस होता है गैस फॉर्मेशन इन इंटेस्टाइनल कनाल, या सिंपल बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट है इंटरसेप्शन। सो देखिए इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन होता है जब बाउल का एक पार्ट दूसरे बाउल के पार्ट में टेलीस्कोप करता है या फिर घुस जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट द थेरेप्यूटिक डोज इज नोन एज। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अनवांटेड है बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। फार्माकोडायनेमिक का मतलब है कि ड्रग का इफेक्ट जो बॉडी पे पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने बात की लास्ट में कि डोज जो है वो थेरेप्यूटिक है, मतलब विद इन थेरेप्यूटिक रेंज है। सो ऑप्शंस आर
हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर मैं बाकी सारे ऑप्शन की बात करूं तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रेफर टू एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्शन की वजह से, किसी भी मेडिकेशन की वजह से जब अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है या इम्यून रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होता है या ब्रेथलेसनेस होता है, तो वो हो गया, वो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉक्सिक इफेक्ट, तो टॉक्सिक इफेक्ट थेरेप्यूटिक डोज की वजह से नहीं होता। ये होता है कि जब ओवरडोज देते हैं पेशेंट को, जब कोई मेडिकेशन की डोज हमने पेशेंट को ज्यादा दे दी तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट आ गए, तो वो हो गया। तो इसीलिए राइट आंसर नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इडियोसिंक्रेसी की, तो इडियोसिंक्रेसी इज एन एबनॉर्मल फिजिकल रिएक्शन बाय एन इंडिविजुअल टू अ पर्टिकुलर फूड और ड्रग। जब किसी पर्टिकुलर फूड और ड्रग के लिए जब एबनॉर्मल फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। और ये अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स होते हैं ये। बट यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा साइड इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करता है। सो ऑप्शंस आर स्टेफाइलोकोकस, कोराइनिबैक्टीरियम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड स्ट्रेप्टोकोकस। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सो एच पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है ये कॉज करता है डिप्थीरिया, एंड स्टेफाइलोकोकाई जो है ये कॉज करता है मेस्टाइटिस, सेलुलाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये सारे होते हैं कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई कॉज करता है रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड स्कारलेट फीवर, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। ऑल दीज कंडीशंस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। So next question is when the amount of amniotic fluid exceed 2 liter the condition is called। So question में बोल रहे हैं कि जब amniotic fluid जो है वो 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता, मतलब 2000 ml से ज़्यादा हो जाता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। So options are oligohydramnios, polyhydramnios, bag of water and amnionitis। So correct answer is polyhydramnios। poly मतलब ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा oligohydramnios में amniotic fluid होता है less than 200 ml। So oligohydramnios में amniotic fluid is less than 200 ml and polyhydramnios में amniotic fluid होता है greater than 2000 ml या greater than 2 लीटर। इसके अलावा अगर मैं amniotic fluid index के अकॉर्डिंग बोलूँ तो polyhydramnios में more than 25 सेंटीमीटर होता है amniotic fluid index। और अगर मैं बात करूँ oligohydramnios में, तो oligohydramnios में amniotic fluid index होता है less than 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एमनियोनाइटिस क्या होता है, सो एमनियोनाइटिस इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, एमनियोटिक सैक एंड फिटस। तो फिटस हो गया, एमनियोटिक सैक एंड यूट्रस के इन्फेक्शन को बोलते हैं एमनियोनाइटिस। बट यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होता है एमनियोटिक सैक का। तो एमनियोटिक सैक की जब भी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन होती है तो दैट इज नोन एज एमनियोनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया इज। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इंडिया में जो बर्थ है उसको कितने टाइम में रजिस्टर करना होता है। सो ऑप्शंस आर 7 days, 21 days, 14 days, एनी ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज 21 days। सो अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1969 में, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग डेथ शुड बी, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बर्थ एंड डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 21 days। तो बर्थ और डेथ को रजिस्टर करना है 21 days के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 21 days। So next question is in identical twin where the fetuses share common chorion the number of placenta is। So देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विन है, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन है एंड बोथ fetuses आर शेयरिंग कॉमन कॉरियन को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो वहाँ पे कितने प्लेसेंटा होंगे, तो कॉमन कॉरियन को शेयर कर रहे हैं, मतलब सेम प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेसेंटा होगा यहाँ पे सिंगल, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 1, क्योंकि यहाँ पे कॉमन प्लेसेंटा को शेयर करें तो दैट मीन्स 1 प्लेसेंटा वहाँ पे शेयर हो रहा है। दोनों फिटस जो है वो 1 प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि यहाँ पे 2 कॉरियन है, 2 कॉरियंस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता 2 कि 2 प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आया 1। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डाइजाइगोटिक ट्विंस की, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस आर
डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस जो हैं इसके पास 2 प्लेसेंटा होते हैं यहाँ पे ट्विंस के पास एंड 2 एमनियोटिक सैक होते हैं। तो हर एक फिटस का अपना एमनियोटिक एंड अपना प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो ये होता है डाइजाइगोटिक ट्विन में। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस आर यूजुअली इनके पास 2 प्लेसेंटा एंड 2 एमनियोटिक सैक होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स पर्सन एनहांस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। Options are anabolic steroid, caffeine, whiskey, high calorie food. So correct answer is anabolic steroid. So देखिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी को, कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए वो यूज करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है ये नेचुरल टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल टाइप के स्टेरॉइड में अब ये यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं बॉडी की, या सिंपल बोलेंगे मसल टिश्यूज को स्टिमुलेट करने के लिए या बॉडी को बल्क अप करने के लिए या ग्रो करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं जिनका कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बस ये बॉडी के टिश्यूज को डेवलप करने के लिए या मसल्स को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैलिएंट फीचर ऑफ नर्सेज रिकॉर्ड इंक्लूड द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नर्सेज रिकॉर्ड के सैलिएंट फीचर क्या क्या हैं, एक्सेप्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे सैलिएंट फीचर में नहीं आएगा। सो ऑप्शंस आर रिटन विद इंक ऑन पेपर, ये करेक्ट है। कंप्लीट क्लीन एंड कंसाइज, ये भी सही है। काउंटर साइन बाय डॉक्टर, ये गलत है। शुड नॉट हैव ओवर रिटन, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा काउंटर साइन बाय डॉक्टर। तो नर्सेज रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर साइन नहीं करता है, ये जस्ट रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ पैथोजेनिक एजेंट। सो ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी, एडेप्टेशन। करेक्ट आंसर इज इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट, या फिर इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो दिस इज इम्यूनिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। सो ऑप्शंस आर मम्स, इरिथमा इन्फेक्शोसम, मीजल्स एंड रुबेला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इरिथमा इन्फेक्शोसम। सो इरिथमा इन्फेक्शोसम का अनदर नेम है फिफ्थ डिजीज। इसके अलावा इसको बोलते हैं स्लैप्ड चीक अपीयरेंस। अब इसको स्लैप्ड चीक अपीयरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ब्राइट रेड कलर के रैशेज होते हैं चीक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्लैप्ड चीक डिजीज बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इरिथमा इन्फेक्शोसम को कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पर्बोवायरस B19। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है इस डिजीज को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। सो ऑप्शंस आर इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, isthmus, interstitial part. So correct answer is ampulla. So ampulla is the region. तो एम्प्यूला जो है रीजन है फैलोपियन ट्यूब का, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इस रीजन में मोस्ट कॉमनली या ये रीजन जो है यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा एम्प्यूला इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा है, एम्प्यूला। सो एम्प्यूला में होती है फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। सो फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी बोल दो या फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सा पर्सन जो है वो फादर है एंटीसेप्टिक सर्जरी मतलब एसेप्टिक सर्जरी का। सो ऑप्शंस आर हिपोक्रेटस, जोसेफ लिस्टर, लुइस पास्चर एंड सोलोमन वैक्समैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज जोसेफ लिस्टर। सो जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी और एंटीसेप्टिक सर्जरी। इसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन को डिस्कस करूं तो हिपोक्रेटस इज फादर ऑफ मेडिसिन। And next, Louis Pasteur discovered pasteurization, fermentation, and he discovered rabies vaccine, anthrax vaccine, and cholera vaccine. And इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोलोमन वैक्समैन की, तो सोलोमन वैक्समैन डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो ऑप्शंस आर 11 जुलाई, 10 अक्टूबर, 7 अप्रैल एंड
5 जून। सो करेक्ट आंसर इज 10 अक्टूबर। सो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 11 जुलाई जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। एंड 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे है। एंड इसके अलावा 5 जून जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोल्डर डिस्टोसिया इज मैनेज्ड बाय। सो ऑप्शंस आर लॉपसेट मैन्यूवर, लियोपोल्ड मैन्यूवर, मैक्रोबर्ट मैन्यूवर एंड बर्न मार्शल मैन्यूवर। सो करेक्ट आंसर इज मैक्रोबर्ट मैन्यूवर। सो मैक्रोबर्ट मैन्यूवर यूज करते हैं शोल्डर डिस्टोसिया में। तो इसमें क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसको लेग्स को पूरी तरह से फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं टूवर्ड एब्डोमेन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो वहाँ पे एनलार्ज कर जाता है और बेबी का शोल्डर जो है वहाँ पे डिलीवर हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बाकी मैन्यूवर की बात करूँ, लॉपसेट मैन्यूवर यूज करते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं टू डिलीवर एक्सटेंडेड आर्म। तो बेबी के एक्सटेंडेड आर्म्स को डिलीवर करने के लिए ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं लॉपसेट मैन्यूवर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लियोपोल्ड मैन्यूवर, तो लियोपोल्ड मैन्यूवर यूज करते हैं हम एब्डोमिनल पाल्पेशन के केस में, ठीक है। तो वहां पे लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड, डिस्टेंट, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं बर्न मार्शल मैन्यूवर की, सो बर्न मार्शल मैन्यूवर भी यूज करते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बर्न मार्शल मैन्यूवर में क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व अलाउइंग द ब्रीच टू हैंग बाय इट्स वेट अंटिल द नेप ऑफ द नेक इज विजिबल। तो इसमें हैंग करने देते हैं बेबी को जब तक कि उसका जो नेक जो है, जो नेप ऑफ द नेक विजिबल नहीं है। दिस इज फॉलोड बाय होल्डिंग बोथ द फिट एंड फिटस ऑन टू द मैटरनल एब्डोमेन टू डिलीवर द फिटल हेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन में जब हेड जो है अंदर अटका हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, पहले तो बेबी को हैंग होने देते हैं वहाँ पे जब तक कि नेप ऑफ द नेक विजिबल ना हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे जब नेप ऑफ द नेक विजिबल होगा, हेयर्स वहाँ पे थोड़े से विजिबल होंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, बेबी के जो लेग्स हैं उनको इस तरह से वहाँ पे पकड़ के बेबी को क्या करेंगे 360 डिग्री पे मदर के एब्डोमेन पे रोटेट करेंगे। तो ये है बर्न्स मार्शल मेथड। तो सिंपल सी बात है, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड को डिलीवर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन डिस्कस हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज डैश क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक है ये। सो ऑप्शंस आर 23 क्रोमोसोम, 46, 24, 48। सो करेक्ट आंसर इज 46 क्रोमोसोम। सो देखिए यहाँ पे सिंपल पूछा था कि नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो आप 46 बोलोगे, बट अगर पेयर में पूछा होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो अब इसका रैशनल एक बार रीड करते हैं। सो इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बट टोटल क्रोमोसोम बोला जाए तो वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज की बात करेंगे हम यहाँ पे कि 22 ऑफ दीज पेयर कॉल्ड ऑटोसोम। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, क्योंकि वो मेल एंड फीमेल में सब में सेम होते हैं। बट लास्ट जो 23rd जो पेयर होता है उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्प्स इन मेल इज। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मम्प्स की वजह से मेल में मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। सो ऑप्शंस आर वीकनेस, स्टर्लिटी, ईयर रेक, मेनिंजाइटिस। सो करेक्ट आंसर इज स्टर्लिटी। तो अगर एडल्ट मेल में अगर मम्प्स होता है तो मम्प्स की वजह से एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे ऑर्काइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्टर्लिटी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर मम्प्स जो है वो होता है अगर इन्फेंट्स में होता है तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा अगर मम्प्स जो है फीमेल्स में होता है तो फीमेल्स में उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, उफराइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी। So next question is pulse pressure is defined as, so options are difference between systolic and diastolic pressure, difference between arterial and venous pressure, difference between standing and supine blood pressure, none of these. So correct answer यहाँ पे है A option यहाँ पे correct है, that pulse pressure is difference between systolic and diastolic pressure. So देखिए pulse pressure is equal to systolic BP minus diastolic BP, ठीक है। तो सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल, अब देखिए नॉर्मल सिस्टमिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mm of Hg,
तो अगर नॉर्मल बीपी 120/80 है तो सिस्टोलिक बीपी कितना होगा 120 माइनस डायस्टोलिक बीपी कितना है 80। तो इन दोनों को माइनस करके 40 mm ऑफ Hg, तो 40 तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को माइनस करके जितना आपका प्रेशर आएगा तो वो होगा पल्स प्रेशर। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। So next question is the main aim of nursing care plan for assisted mobility at bedside would be. So options are perform active and passive range of motion exercises daily. Next है perform independence during exercises and activities. Next है both A and B, none of these. So A option तो नहीं होगा. So ऑब्वियस ही बात है फिर बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे बी, दैट इज टू प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज। तो ये है यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ नर्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियली इंक्लूड। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई डिप्रेस्ड पेशेंट है तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए रोल ऑफ नर्स क्या होगा, नर्स का रोल क्या होगा। सो ऑप्शंस आर प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, बट मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करना नर्स का काम नहीं है, नर्स का रोल नहीं है, तो ये एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिजीज, तो मेडिकल कंडीशन को इवेल्युएट करना भी नर्स का काम नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना भी नर्स का रोल नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी, दैट इज प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो ये है यहाँ पे नर्स का रोल। बाकी जितने भी ए बी एंड डी स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें यहाँ पे, तो बाकी जो है ए बी एंड डी ऑप्शन में जो भी स्टेटमेंट दी है वो सारे हैं डॉक्टर के रोल, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा सी। Next question is all of following are preventable hospital acquired infection except. So question में बोल रहे हैं कि all of the following मतलब ये जितने भी सारे हैं ये preventable hospital acquired infection है एक को छोड़ के, ठीक है। So options are ventilator associated pneumonia, catheter associated urinary tract infection, cannula associated thrombophlebitis, तो ये सारे जो हैं ये preventable hospital acquired infection है except ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में नहीं आता, ठीक है, ये ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, ना कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बेड सोर इन अ पेशेंट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्ट कॉज नहीं है बेड सोर का। सो ऑप्शंस आर ड्रग रिएक्शन, प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग इन सेम पोजीशन, ये बेड सोर कॉज करेगा। पुअर सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड पार्ट, ये भी कॉज करेगा बेड सोर। कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्ट, तो यहाँ पे भी होगा बेड सोर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शन की वजह से कभी भी बेड सोर नहीं होता है। ड्रग रिएक्शन की वजह से एनाफाइलैक्सिस हो सकता है बट बेड सोर नहीं होगा, ठीक है। एलर्जी हो सकती है, ड्रग रिएक्शन की वजह से एनाफाइलैक्सिस हो सकता है बट इसकी वजह से कभी भी बेड सोर नहीं होगा। सो बाकी कॉजेज डिस्कस करते हैं एक बार प्रेशर सोर के। सो कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर्स आर फ्रिक्शन, shearing force, impaired sensory perception, poor circulation to the affected part, constant pressure against part, prolonged sitting or lying in same position, इसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा, या फिर immobility बोल दो। नेक्स्ट आ गया fecal and urinary incontinence, तो यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से बेड सोर होगा। एंड नेक्स्ट malnutrition, dehydration, advanced age, क्योंकि एडवांस एज में कि ओल्ड एज में जाके क्या होता है स्किन जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से बेड सोर होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इसके अलावा मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो ये भी डिजीज कंडीशन है जहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये सारे के सारे कॉजेज डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सा मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सो ऑप्शंस आर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फॉस्फेट। सो पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस ये तीनों ही है इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, बट सोडियम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सोडियम इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये तीनों आपके हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ यहाँ पे कि इंट्रासेलुलर केटॉइन होता है पोटाशियम। सो पोटाशियम होता है इंट्रासेलुलर केटॉइन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉस्फोरस होता है इंट्रासेलुलर एनाइन, मतलब मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन होता है पोटाशियम एंड मेजर इंट्रासेलुलर एनाइन होता है फॉस्फोरस।
और सेकंड इंट्रासेलुलर, सेकंड मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। पहले नंबर पे पोटेशियम, दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रासेलुलर, तो मेजर एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन होता है सोडियम, ठीक है, एंड इसके अलावा मेजर एक्स्ट्रासेलुलर एनाइन होता है क्लोराइड, एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाइपरवोलेमिया इन सब की वजह से होता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मतलब एक की वजह से हाइपरवोलेमिया नहीं होगा। सो ऑप्शंस आर अर्ली रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर भी हाइपरवोलेमिया कॉज करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये भी हाइपरवोलेमिया कॉज करता है। नेक्स्ट एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन की वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हाइपरवोलेमिया होगा। नेक्स्ट है डायरिया, तो डायरिया जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है, क्योंकि डायरिया की वजह से हाइपरवोलेमिया नहीं होता, ये कॉज करता है हाइपोवोलेमिया, ये कॉज करता है हाइपोवोलेमिया, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डायरिया। तो डायरिया में क्या होगा, पर्सन जो फ्रीक्वेंट स्टूल पास करेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, एंड जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा और पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, जिस वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। सिंपल यहाँ पे बात सिर्फ इतनी हो रही कि हाइपरवोलेमिया सब कंडीशन में होगा एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो डायरिया में हाइपरवोलेमिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होगा हाइपोवोलेमिया ड्यू टू फ्लूइड लॉस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड मेडिकेशन एरर कौन से होते हैं। सो ऑप्शंस आर एरर्स रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेज एंड इन्फ्यूजन रेट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्टर्ड। सो देखिए यहाँ पे ये सभी ऑप्शन जो हैं वो सेम, मतलब लग रहा है कि सब में से कोई भी हो सकता है ना, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्टर्ड, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन एरर होगा, क्योंकि हो सकता है कि देखने में जो है कोई ड्रग का नेम गलत आप रीड कर सकते हो जिसकी वजह से वहाँ पे रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो पेशेंट को, तो ये मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड एरर होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सेकंड मोस्ट कॉमन एरर कौन सा है, दैट इज रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो सेकंड मोस्ट कॉमन एरर होता है रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो रॉन्ग तरीके से, गलत रूट से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिकेशन देनी है IM और आपने गलती से दे दी IV दे दी, तो ये भी काफ़ी कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, दैट इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ अ फ्लॉ एट विच स्टेज। सो ऑप्शंस आर प्रिस्क्राइबिंग, ट्रांसक्राइबिंग, dispensing and administering. So correct answer is administering. So most of the medication error जो होते हैं वो होते हैं while administering drug, तो इसीलिए correct answer यहाँ पे है D. Next question is which term is used to denote normal heart rate in a patient? So options are tachycardia, sinus rhythm, bradycardia, asystole. Correct answer is sinus rhythm. So sinus rhythm denote करता है नॉर्मल हार्ट रेट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टैकीकार्डिया की, सो इन टैकीकार्डिया पल्स रेट इज ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रेडीकार्डिया की, सो इन ब्रेडीकार्डिया पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। एसिस्टोल का मतलब हो गया यहाँ पे अब्सेंट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। So options are to keep patient happy, to monitor the progress and detect any adverse event, to fill the medical record, to have data for research. So correct answer यहाँ पे B। तो vital signs हमें क्यों चाहिए होते हैं, प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, एंड टू डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। सिंपल सी बात है, अगर वाइटल साइन ऑल्टर्ड होंगे तो दैट मीन्स पेशेंट की कंडीशन वहाँ पे खराब हो रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो बाकी जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे A ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन, ये सारे के सारे इनएप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फीवर हम कब इंडिकेट करते हैं, जब वो ओरल टेम्परेचर से कितना ज्यादा होगा। सो ऑप्शंस आर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो देखिए अगर मैं बात करूं फीवर की, तो फीवर हम कंसीडर करते हैं जब टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा जब है तब हम फीवर कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो है
तो यहाँ पे बोले कि ओवर किससे ऊपर हो सकता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे चूज किया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर होगा तो उसको हम फीवर कंसीडर करेंगे। बट कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट भी करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी करेक्ट आंसर हो सकता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट भी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता है, बट हमने यहाँ पे चूज किया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो इसकी आंसर की जो है वो डिपेंड करेगा जीएमसीएच के ऊपर कि उन्होंने कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया है, बट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइड बैलेंस इन सब में से कौन इंडिकेट करता है। सो ऑप्शंस आर मॉनिटरिंग ऑफ वेट, ये भी इंडिकेट करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट ये भी इंडिकेट करता है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग ये भी इंडिकेट करता है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी इंडिकेट करते हैं फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। बट इन सब में से अगर बेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं तो दैट इज वेट, तो वेट होता है बेस्ट इंडिकेटर फॉर फ्लूइड बैलेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम फॉर दिस ईयर्स नर्सेज डे 2022 इज, सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2022 की जो नर्सेज डे की थीम थी वो क्या थी, ठीक है। सो ऑप्शंस आर अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट है अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। सो देखिए यहाँ पे ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ ये थी 2020 की नर्सेज डे की थीम, एंड इसके अलावा जो बी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दी है ये थी 2021 की नर्सेज डे की थीम, ठीक है। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन तो नहीं आएगा, बी एंड सी ऑप्शन का भी बता दिए कि किस किस ईयर की नर्सेज डे की थीम थी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन के जो स्टेटमेंट है ये है 2022 के नर्सेज डे की थीम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ए, ठीक है। So next question is the Nurses Day is celebrated to commemorate. So options are Foundation Day of International Council of Nursing, anniversary of Florence Nightingale's birth, anniversary of Mother Teresa's birth, anniversary of day of opening first scientific nursing school. So correct answer is B, that is anniversary of Florence Nightingale's birth. So Nurses Day सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से, ठीक है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था 12 मई 1820 को, तो इसीलिए नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें इन सब में से कौन से डायमेंशंस होते हैं किसी एक ऑप्शन को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट मतलब कोई एक नहीं होगा उसमें डायमेंशन, ठीक है। सो ऑप्शंस आर मेंटल, फिजिकल, वोकेशनल एंड सोशल। सो WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की तो उसमें मेंटल डायमेंशन भी होता है, फिजिकल भी होता है, सोशल भी होता है, तो यहाँ पे वोकेशनल नहीं होता वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वोकेशनल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सारे डायमेंशन WHO की डेफिनेशन में होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO, सो देखो डेफिनेशन एक बार डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity। तो यहाँ पे फिजिकल डायमेंशन भी है, मेंटल डायमेंशन भी है एंड यहाँ पे सोशल डायमेंशन भी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि टोटल डायमेंशन कितने होते हैं हेल्थ के, तो टोटल डायमेंशन हेल्थ के होते हैं 6, बट यहाँ पे WHO की डेफिनेशन, WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें सिर्फ 3 डायमेंशन को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। So next question is all of the following diseases can be affected by lifestyle behavior except। So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जितनी भी यहाँ पे डिजीज मेंशन्ड है ये सारी डिजीज कंडीशंस होती हैं लाइफस्टाइल की वजह से अफेक्ट होती हैं, एक डिजीज कंडीशन को छोड़ के। सो ऑप्शंस आर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड टाइप 1 डायबिटीज। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल बिहेवियर, कैंसर भी अफेक्ट होता है लाइफस्टाइल से, एंड हाइपरटेंशन। तो इन सब ये जो सारी डिजीज हैं ये होती है अफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट टाइप 1 डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज लाइफस्टाइल बिहेवियर की वजह से अफेक्ट नहीं होती, बिकॉज ये होती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। तो पेनक्रियाज के वहाँ पे जब डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल का, उसकी वजह से वहाँ पे इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो लाइफस्टाइल बिहेवियर का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सेज include। So options are motivating patient for healthy lifestyle behavior, regular psychological counseling of patient, counseling of family members, all of these।
सो ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी हैं हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, सो ऑप्शंस आर severity of urinary tract infection, level of consciousness, status of kidney function, status of medication। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी। तो जो यूरिनरी आउटपुट जो है पेशेंट का, उससे हमें किस चीज़ का पता चलेगा, किडनी फंक्शन का हमें पता चलेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, सी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए हम कौन सा स्केल हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे ग्लास्को-कोमा स्केल हम यूज़ करते हैं। तो ग्लास्को-कोमा स्केल से इंडिकेट होगा वहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट कैन बी इजिली असेस्ड बाय, सो ऑप्शंस आर ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट, ऑल ऑफ दिस। सो ये तीनों ही जो है, इन तीनों को ही असेस किया जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो हम कैसे असेस करते हैं, बाय चेकिंग all of these। so correct answer यहाँ पे क्या होगा, all of these। so next question is using glove is absolutely mandatory in which of the following patient care activity, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब में से किस पेशेंट केयर एक्टिविटी के ड्यूरिंग ग्लव्स को यूज करना मैंडेटरी होगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो ऑप्शंस आर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिजियोथेरेपी एंड रिकॉर्डिंग वाइटल। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ग्लव्स को यूज़ करना, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का रिस्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन, so normal urine output is anywhere between, so options are 0.5 to 1.5 ml per kg per hour, 0.1 to 0.5 ml per kg per hour, 1.0 to 5.0 ml per kg per hour, 1.5 to 5.0 ml per kg per hour। so देखिए यहाँ पे नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट जो है वो होता है 1 ml per kg per hour, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, दैट इज 0.5 to 1.5 ml per kg per hour। तो ये होगा नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट, क्योंकि 1 जो है वो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन सबको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड विटामिन एंड मिनरल्स को बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। सो ऑप्शंस आर विटामिन ए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब विटामिन सी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सो प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, क्योंकि प्रोटीन आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में, तो इसीलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। So next question is amongst fats the category that should be minimally consumed for a healthy body। So क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन सब में से कौन सा फैट जो है वो हेल्दी बॉडी के लिए उसका मिनिमल इनटेक करना चाहिए, मतलब कम इनटेक करना चाहिए। सो ऑप्शंस आर मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सैचुरेटेड फैट। सो सैचुरेटेड फैट जो है हेल्दी बॉडी के लिए कम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का वहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए ये फैट जो है यहाँ पे वो मिनिमल लेना चाहिए डाइट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग्स द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। सो ऑप्शंस आर 30 आउंस, 1 कप, 300 ml, 1 क्वार्ट। सो 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 1000 ml, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। 1 कप में होते हैं 240 ml, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। एंड 30 आउंस इज इक्वल टू 900 ml, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 300 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया इज। सो ऑप्शंस आर आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड आयरन। करेक्ट आंसर इज डी, आयरन, ठीक है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया आर। ऑप्शंस आर 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 as soon as pregnancy is suspected and 1 at term।
once a month, once in 2 month, every 2 weeks. So correct answer यहाँ पे A, that is 4 visits. So WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड जो एंटीनेटल विजिट है वो है 4. तो 4 एंटीनेटल विजिट्स जो है कब कब होनी चाहिए? एक होनी चाहिए बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड अराउंड 26 वीक, थर्ड अराउंड 32 वीक एंड द फोर्थ बिटवीन 36 एंड 38 वीक ऑफ गेस्टेशन. एंड अब देखिए ये 4 एंटीनेटल विजिट्स यहाँ पे क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इंक्लाइन ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल, कि चाइल्ड सर्वाइवल वहां पे इंक्रीज होगा एंड ये प्रमोट करेगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को. ठीक है. So next question is feeding colostrum to newborn is essential because. So options are it is good in taste, it is nutrient dense and high in antibodies and antioxidant, it is a tradition in India, it induces breast to produce more milk. So correct answer is B. करेक्ट आंसर इज बी. सो देखिए कोलेस्ट्रॉम जो है, कोलेस्ट्रॉम एक मिल्क होता है जो इनिशियली फर्स्ट 3 डेज में सिक्रीट होता है, तो ये थिक येलोइश होता है. ठीक है. इसके अलावा ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है ये मिल्क एंड हाई इन प्रोटीन होता है. इसके अलावा इस मिल्क में होती है एंटीबॉडीज होती हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बेबी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं एंड बेबी को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. So next question is scurvy is caused due to deficiency of. So options are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Correct answer is C, विटामिन सी. सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्कर्वी. इसके अलावा अब देखिए स्कर्वी में जो है, स्कर्वी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे यहाँ पे गम ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होगा, क्रैकिंग ऑफ लिप्स होगा एंड उसके अलावा डिलेड बूंड हीलिंग होगा, क्योंकि विटामिन सी का अनदर नेम है बूंड हीलिंग विटामिन. जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पे बूंद जो है प्रॉपर्ली हील नहीं करेंगे या फिर बूंड हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाएगा. ठीक है. अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है. ठीक है. और कॉर्नियल जीरोसिस होता है, बाइट आउट स्पॉट होते हैं इसकी वजह से. ठीक है. एंड इसके अलावा करूँ मैं बात अगर विटामिन बी की, तो विटामिन बी में बहुत सारे टाइप्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेरी. विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है जिसकी वजह से चिलोसिस स्टोमेटाइटिस होता है. एंड इसके अलावा अगर मैं विटामिन B3 की बात करूँ तो विटामिन B3 इज नाइसिन जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से पिलैग्रा होता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज. So options are rickets and osteomalacia, beriberi, dry eyes and mouth ulcer. So correct answer is rickets and osteomalacia. ठीक है. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर एडल्ट में होती है तो उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर चिल्ड्रंस में होती है या इन्फेंट्स में होती है तो उसकी वजह से रिकेट्स होता है. अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेरी की, तो बेरी जो है बेरी होता है ड्यू टू विटामिन B1 और थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं ड्राई आइज, तो ड्राई आइज मतलब कंजक्टाइवल जीरोसिस जो है, ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी. ठीक है. Next question is pulse oximeter is used to measure. So options are oxygen saturation of blood, pulse rate, both A and B, none of these. So correct answer is both A and B. So pulse oximeter से जो है, pulse oximeter से pulse rate भी चेक होती है, pulse rate का पता भी चलता है. उसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट. So options are exercises that move each muscle and joint, arc of movement of joint, direction of movement of limbs and none of these. Correct answer is A. So range of motion जो है ये exercises होती हैं जो move करती है each muscle and joint को. So next question is for a patient with severe hearing disability, the nurse should. Options are face the patient and speak clearly and distinctly, shout and use exaggerating mouth movements. नेक्स्ट है कीप साइलेंट, कम्युनिकेट विद फैमिली ओनली. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ए, दैट इज फेस द पेशेंट. तो देखिए जब भी सिवियर हियरिंग एबिलिटी वाले पेशेंट के साथ हमने कम्युनिकेट करना होता है या डील करना होता है तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, एक तो पेशेंट को फेस करना होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है. उसके अलावा हमने लो पिच में बोलना होता है, लो पिच वॉइस हमने यूज़ करनी होती है. एंड उसके अलावा क्लियरली स्पीक करना होता है एंड डिस्टिंक्टली स्पीक करना होता है. ठीक है. क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्या होगा, वो ईजिली हमारी चीज़ों को समझ पाएगा. ठीक है. तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेट विद फैमिली ओनली, तो उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है. कीप साइलेंट, तो ये तो नहीं होगा कम्युनिकेशन, ये तो मतलब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेगा, तो ये भी नहीं आएगा. शाउट एंड यूज, ये भी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेगा. तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके इनअप्रोप्रिएट है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपका ए.
ठीक है। So I have discussed my part. So next MCQ discussion will be continued by Miss Sonia Sharma. So thank you so much. सो क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, ट्रोकेंटर रोल इज यूज्ड टू, कि ट्रोकेंटर रोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आपको पता है ट्रोकेंटर रोल क्या है, एक कंफर्ट डिवाइस है। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, फॉलोइंग ऑप्शंस में से ऑप्शन ए है प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन, सेकंड है प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन, नेक्स्ट प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, या फिर प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। अब देखिए मोस्टली इसका यूज करते हैं जब हम यहाँ पे आपकी सर्जरी हुई होती है आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें आपको क्या आता है, प्लास्टी मीन्स रिपेयरमेंट, आर्थ्रो मतलब आपके जॉइंट्स की टोटल हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट में करते हैं। अब देखो उसमें पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, रिकम्बेंट पोजीशन। तो आप क्या प्रिवेंट करना चाहते हो, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो योर करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 52 था रिस्ट ड्रॉप इज कंडीशन इन विच, रिस्ट ड्रॉप आपके पास एक कंडीशन है जिसमें रेडियल नर्व इंजरी होती है, बट पूछा जा रहा है कौन सी मसल की इंजरी। ऑप्शन ए फ्लेक्सर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क, एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट, एबडक्टर मसल ऑफ रिस्ट, या फिर एडक्टर मसल ऑफ रिस्ट। देखिए रिस्ट ड्रॉप होता है लाइक दिस, तो आपका देखिए क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे फ्लैक्शन में तो कोई दिक्कत आई नहीं है, तो फ्लैक्सर मसल नहीं, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट में आती है दिक्कत, और यहाँ पे रेडियल नर्व की जो है डैमेज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर असिस्टेड निमोनिया इज, कि पेशेंट के को जो वेंटिलेटर पे बहुत टाइम रहने की वजह से जो निमोनिया होता है, वेंटिलेटर असिस्टेड निमोनिया, उससे बचाने के लिए बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस क्या रहेगी आपके पास। ऑप्शन ए है रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेटर, सेकेंड है एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लॉटिक सक्शन, थर्ड है प्रोमोटिंग अर्ली मोबिलिटी, या ऑल ऑफ दिस। अब देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें, पेशेंट आपका किसके ऊपर है, पेशेंट आपका किस पे है, वेंटिलेटर असिस्टेड निमोनिया है उसको, ठीक है। वेंटिलेटर असिस्टेड मतलब वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया में क्या होता है, लंग पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब एक चीज देखिए, अगर पेशेंट को नीड ही है वेंटिलेटर पे, हर दूसरे पेशेंट को तो हम नहीं डालते वेंटिलेटर पर, अगर नीड है तो आप उसका एक्सपोजर तो नहीं रोक सकते वेंटिलेटर के लिए, और सेकेंड थिंग आप उसको अर्ली मोबिलिटी भी नहीं कर सकते, पेशेंट को असिस्टेंस की जरूरत है वहां पे वेंटिलेटर की, तो आप उसको नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आइडियल सोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी, कि आइडियल सोल्यूशन क्या होगा आपका रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक। सो क्वेश्चन पॉइंट इज नॉन हेमरेजिक। अगर हेमरेजिक होता तो आप क्या करते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते, ठीक है, बट नॉन हेमरेजिक है तो दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस द फ्लूइड। तो यूजुअली हम कौन सा फ्लूइड देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है इसमें यूजुअली आपके पास, रिंगर लैक्टेट, जिसको हम आरएल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं और लाइफ सेविंग भी बोलते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन ए है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी है ब्लड सब्स्टिट्यूट, सी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन या कोलॉइड सॉल्यूशन। आरएल किसका एग्जांपल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज, पीपीएच। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपके पास पोस्टपार्टम हैमरेज का, पीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हर एग्जाम में पीपीएच से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सेकंड है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, थर्ड है प्लेसेंटल आपका सॉल्यूशंस या प्लेसेंटा सॉल्यूशन, या फिर अटोनिक यूट्रस। अब देखिए मोस्ट कॉमन कॉज होता है अटोनिक यूट्रस। देयर आर 4A लेते हैं आप यहाँ पे, इसके लिए मोस्ट कॉमन जो आपके कॉज रहते हैं पीपीएच के लिए, एक होता है टोन, थ्रोम्बस, रिटेन टिश्यू या ट्रॉमा, बट मोस्ट कॉमनली अटोनिक मतलब लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो पीपीएच होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस, कौन सी फॉलोइंग ऐसी सेल्स है बॉडी की जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस पे होती है। माइटोसिस एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, तो देखेंगे ऑप्शन ए है नर्व सेल, बी है स्टमक सेल, सी है मसल सेल या रीनल सेल। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मसल सेल। देखिए 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है हमारी बॉडी में जो माइटोसिस के अंडर जाती हैं, जिसमें आपकी होती है सोमैटिक सेल्स होती हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं, और आपकी सेल्स दैट इज इन आपके एम्ब्रियो। तो यहाँ पे यूजुअली अगर हम एग्जांपल पे देखें तो आपकी थीलियल सेल, मसल सेल, लीवर सेल एक्सेट्रा रहती हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज मसल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट
तो टोटल जो लंग कैपेसिटी है हेल्दी मेल आपके क्लाइंट में तो कितनी रहने वाली है? देखिए क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है मेल, जस्ट टू कंफ्यूज यू, मेल फीमेल में सेम रहती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। ऑप्शन ए 500 ml, ऑप्शन बी 5000 ml, ऑप्शन सी 600 ml या फिर 6000 ml। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी आपकी होती है मेल्स में, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी टोटल लंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, मतलब आप नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कितना कर सकते हो एक टिपिकल रेस्पिरेशन के थ्रू, तो 500 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व के अगर आप फोर्सफुली इंस्पायर करो तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर इनहेल कर सकते हो, दैट इज 3300। अगर मैं बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में कितना एक्सहेल कर सकते हो, दैट इज 1000 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, आफ्टर रेस्पिरेशन जो ट्रैप हो जाती है एयर आपकी एल्वुलाई में, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है 1200 ml। तो टोटल अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आएगा टोटल लंग कैपेसिटी, सो दैट इज इक्वल्स टू योर 500 प्लस 3300 प्लस 1000 प्लस 1200, दैट इज इक्वल्स टू 6000 ml, यानी कि 6 लीटर या 6000 ml। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावास्कुलर सॉल्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते कौन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं, आइसो मीन सेम, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी फ्लूइड के जैसी सेम होती है, इसमें कोई फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हाइपर मोर देन बॉडी फ्लूइड होती है, हाइपो होते हैं जिनकी बॉडी की फ्लूइड की कंसंट्रेशन से कम होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर आप एडमिनिस्टर करो तो वो क्या करते हैं, सेल से क्या करते हैं आपके आउट करते हैं मूव फ्लूइड को, ताकि वहां पे क्या हो सेलुलर एडिमा में देते हैं, फॉर एग्जांपल मैनिटोल। अगर मैं बात करूं आपका हाइपोटोनिक तो वो सेल के अंदर शिफ्ट करते हैं फ्लूइड को, बट आइसोटोनिक कोई शिफ्टिंग नहीं करते हैं, तो हमने अभी भी डिस्कस किया था इसका एग्जाम्पल ऑप्शन ए। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन 10% डेक्सट्रोज 0.45% NS या फिर रिंगर लैक्टेट। सो करेक्ट आंसर इज RL, जिसको हम क्या बोलते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन एंड लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO डिक्लेयर्ड द 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concern PHEIC on। कब WHO ने कहा डिक्लेयर किया था कि जो कोविड-19 है आपका वो आपका क्या है, वो आपका एक कैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जनवरी 30 2020, सेकेंड है जनवरी 13 2020, जनवरी 23 2020 या जनवरी 27 2020। So correct answer is January 30 2020, option A is your correct answer। next question है, in which of the following client is a rectal temperature most usually contraindicated। कौन से ऑप्शन में rectal temperature आप contraindicate करेंगे? ऑप्शन ए client who has had a myocardial infarction, second client with Parkinson disease, third client who is prone to seizure या फिर client with neuropatology associated with diabetes। अब देखिए रेक्टल टेम्परेचर को हम कोर बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज रेक्टल टेम्परेचर, इसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर है। अब देखिए ये यूजुअली आपके ओरल टेम्परेचर से एक ज़्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई, बट जब आप रेक्टली थर्मामीटर इंसर्ट करोगे इसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो जाता है। फर्दर यहाँ पे जो है आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपका क्या कॉज करता है, ये आपका कॉज करता है हाइपोटेंशन, या आपका कॉज करता है ब्रेडीकार्डिया। तो कौन से ऑप्शन में नहीं देंगे, ऑप्शन ए देखेंगे। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है मतलब ऑलरेडी मायोकार्डियम को सप्लाई कम है, आप और कर दोगे तो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 2। अब देखिए अगर मियोसिस की हम बात करें तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें रिड्यूस करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल बाय द हाफ एंड प्रोडक्शन ऑफ 4 गैमीट सेल्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH। कौन सा हार्मोन है आपकी ओवरीज का जो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH। अब देखिए सो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन या GnRH। अब देखिए गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन तो ओवरीज से सिक्रीट होता ही नहीं है, वो आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, देन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी FSH LH सिक्रीट करता है। देखेंगे प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन। अब देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है,
प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, जब प्रोजेस्ट्रॉन आपका सीक्रेट होता है तो FSH LH एक्चुअली वहाँ पे इनहिबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप देख सकते हैं ईस्ट्रोजन की वजह से भी एक्चुअली होता है, बट जब ईस्ट्रोजन आपका पीक होता है तो LH आपका वहाँ पे सीक्रेट होता है। बट अगर इनहिबिन की बात करें, ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है जो आपकी क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन को आपके सप्रेस करता है, यानी कि जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होना है, FSH LH की वजह से। तो यहाँ पे आपका आंसर रह सकता है ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज इट विल डिपेंड अपॉन द आंसर की ऑफ GMCH 32 कि वो क्या आंसर की देते हैं। इसका आंसर प्रोजेस्ट्रॉन भी हो सकता है और इनहिबिन भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट, आपके कौन से डाइट का कंपोनेंट को जो है पेप्सिन करता है, यहाँ पे आपका डाइजेस्ट एंजाइम से क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, सेकंड है फैट, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। देखिए अगर हम बात करें सेम क्वेश्चन आपका HPSSB में रिपीट हुआ था, तो देखिए P से आपका पेप्सिन, P से प्रोटीन। फैट्स की बात करें तो वो कौन आपका करता है, लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके अमाइलेज करता है और ये आपका जो है माउथ के सलाइवा में होता है। दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा था पेप्सिन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, सेम आपका HPSSB 10 अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था सेम क्वेश्चन आया था। तो आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा आपका मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। तो देखिए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी कनेक्टिव, ऑप्शन सी नर्वस या फिर मसल टिश्यू। देखिए हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है वो एक, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूजुअली हमारी बॉडी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मसल एंड नर्वस टिश्यू, जिसमें से आपका जो है मोस्ट अबंडेंट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विद, क्वालिटी एश्योरेंस नर्सिंग में किसके साथ कंसर्न है। ऑप्शन ए एडिक्वेसी ऑफ केयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस रेटिंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस नर्सिंग में आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस के साथ जो है कंसर्न रहता है। जितना आप यहाँ पे क्वालिटी श्योर करते हैं उतना आप अपनी नर्सिंग में क्या कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस अपनी इम्प्रूव करें उतनी इफेक्टिव आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं, उतना ऑप्टिमम आप उसकी हेल्थ को प्रोसीड कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, डिफॉर्मिटी ऑफ डैश बोन रिजल्टिंग इन स्प्रिंगल्स शोल्डर। तो स्प्रिंगल शोल्डर में आपकी कौन सी जो है बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है। ऑप्शन ए स्कैपुला, बी रेडियस, 3 अल्ना या फिर टीबिया। अब देखिए ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है तो आप देखो शोल्डर के नियर है कौन सी बोन। अगर आपको नहीं भी आंसर पता तो आप लॉजिक से कर सकते हो। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे शोल्डर, आपका यानी कि स्कैपुला। स्कैपुला आपका यहाँ है, ठीक है, आपका रेडियस इस साइड है, अल्ना इस साइड है, टीबिया आपके लेग में है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला जब 2 आपकी हाई और 1 साइड ऑफ बॉडी में जो आपकी जो है शोल्डर ब्लेड पे क्या हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंगल शोल्डर। ठीक है, जो अफेक्टेड आपका एबनॉर्मल शोल्डर होता है उसी को हम यहाँ वो आपका कनेक्ट हो जाता है समटाइम्स विद स्पाइन, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट ऑफ योर शोल्डर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इन्वेंट किया था। देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इन्वेंट किया था। पहले आपकी वैक्सीन कहाँ से आई थी, पहले काउ पॉक्स के लिए वैक्सीन एडवर्ड जीनर ने आपकी जो है डिस्कवर की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे लुइस पास्चर, पॉल यूगन, एडवर्ड जीनर या जॉन स्नो। अब देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर कौन थे, इन्होंने आपका क्या किया था, लॉ ऑफ पास्चराइजेशन दिया था, जर्म थ्योरी दी थी। आपका जो पॉल यूगन है इन्होंने क्या दिया था, टर्म दी थी स्किज़ोफ्रेनिया। अगर बात करें एडवर्ड जीनर की तो इन्होंने आपका काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स के लिए दिया था वैक्सीन। दैट्स वाई इन्हीं को हम फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अमीबियासिस। अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, अमीबियासिस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए फीको ओरल रूट, ऑप्शन बी वेक्टर बोर्न, ऑप्शन सी पेरेंटल या फिर एयरबोर्न। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपके पास फीको ओरल रूट। अमीबियासिस कैसा है, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ये पैरासिटिक मेनली जो है आपकी फीसिस के थ्रू पास होता है, तो इसका मोस्टली जो आपका रूट रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, दैट इज फीको ओरल रूट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी फॉलोइंग में से किस में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए लीवर, बी चीज, सी एग योक या फिर कोल्ड लिवर ऑयल। सो करेक्ट आंसर इज कोल्ड लिवर ऑयल। देखिए मैं अगर बात करूं कोल्ड लिवर ऑयल में आपका 450 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी होती है, ठीक है, पर टीस्पून। और अगर लीवर की बात करें तो वहां पे आपका 42 इंटरनेशनल यूनिट पर स्लाइस होती है। चीज़ में आपकी 24 इंटरनेशनल यूनिट होती है और एग योक में आपका 218 इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 450 इंटरनेशनल यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये किसके आपके डिसऑर्डर में आते हैं? देखिए वैसे तो 3D अब 4D में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें आपका डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ इसको ऐड कर दिया है, बट ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है तो आपको पता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए थायमिन, बी बायोटिन, सी नाइसिन या फिर राइबोफ्लेविन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नाइसिन। विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलेग्रा, जिसका क्लासिक ट्रायड है 3D या फिर 4D। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन टू द इलियम टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कोलोन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आप सर्जिकली आप ओपनिंग करोगे इलियम में। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, जो आपका कोलोन से कनेक्ट होता है, कि यहाँ पे आप ओपनिंग कर दोगे सर्जिकली, उसकी वजह से जो है आपका जो फीसिस है उसी से पास होगा, वो कोलोन के थ्रू पास नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग के लिए टर्म यूज होती है ऑस्टमी। ऑप्शन ए इलियोस्टमी, ऑप्शन बी गैस्ट्रोस्कोपी, सी आर्थ्रोस्कोपी या फिर आपका है वसेक्टमी। सो करेक्ट आंसर इज इलियोस्टमी। इलियम में ओपनिंग दैट इज इलियोस्टमी, ठीक है। ये करते हैं मोस्टली, जैसे कोलोन कैंसर हो गया वहाँ पे आप ये करते हो। तो इलियोस्टमी में स्टोमा क्रिएट करते हैं सर्जिकली, ताकि आप वहाँ से स्टूल पास कर सको। अगर मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पे गैस्ट्रोस्कोपी से, सो व्हाट इज गैस्ट्रोस्कोपी? गैस्ट्रोस्कोपी आपके पास एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम टेस्ट चेक करते हैं हमारा इनसाइड थ्रोट, फूड पाइप, आप जिसमें अपना जीआई ट्रैक को विजुलाइज करते हैं। एंड व्हाट इज आर्थ्रोस्कोपी? आर्थ्रोस्कोपी एक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट उनको हम एग्जामिन करते हैं। एंड वसेक्टमी क्या है? ये आपका स्टरलाइजेशन का मेथड है, परमानेंट स्टरलाइजेशन ऑफ मेल्स में करते हैं आपका वसेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेंट रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ऑल्सो, कि कौन सा फॉलोइंग आपका ऐसा ऑप्शन है जिस पेशेंट को नर्स आपका इमीडिएट देखेगी। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 40-year-old क्लाइंट विद शार्प सीवियर पेन ड्यू टू अ रीनल स्टोन नॉट रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक। सेकंड 35-year-old क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड फीमर कंप्लेनिंग ऑफ शार्प चेस्ट पेन। सी बोथ ए एंड बी या फिर अ क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हैविंग लोअर एब्डोमिनल पेन। अब देखेंगे ध्यान से, पेशेंट है हमारे पास, देखो अगर आपके पेशेंट को फ्रैक्चर है फीमर में, फीमर इज योर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, अगर फीमर में फ्रैक्चर है उसकी वजह से फर्दर सडन वो चेस्ट पेन बोल रहा है। आपको पता है हमारी बोन में क्या होता है, आपके पास रेड बोन मैरो है, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में आपका फैट होता है, तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर हमने आपको बताया था फैट एम्बोलिज्म, जिसका क्लासिक साइन होता है आपके पास शार्प चेस्ट पेन। तो ये बता रहा है कि पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म हो रहा है। और अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखो रीनल कैल्कुलाई है, उसको सीवियर पेन थी शार्प, एनाल्जेसिक से ठीक हो जानी चाहिए बट नहीं हो रही, इट मीन्स दिस इज कॉम्प्लिकेशन। तो दोनों प्रायोरिटी है, सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन अ साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असिस्ट फर्स्ट। साइकेट्रिक वार्ड में आप नर्स को कौन से पेशेंट को आप पहले देखोगे? सेम प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया हु इज विथड्रॉन। सेकंड अ पेशेंट विद एन acute attack of severe anxiety. Option C a patient with agoraphobia who stays in her room all day, या फिर a patient with depression complaining of constipation। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पेशेंट को सीवियर एंजाइटी अटैक आ रहे हैं तो वो खुद को भी हार्म कर सकता है और सराउंडिंग में किसी को भी हार्म कर सकता है। सो प्रायोरिटी विल गो टू ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि खुद को भी हार्म कर सकता है, रिस्क है, और किसी और को भी हार्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बताना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का।
ऑप्शन ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, ऑप्शन बी ओरल मेडिकेशन, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या फिर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देखिए मेडिकल पूछा था तो ओरल मेडिकेशन मेडिकल है, बाकी सर्जिकल इंटरवेंशन है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमलीच मैन्यूवर इज यूज्ड टू, हेमलीच मैन्यूवर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, सेकंड रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम आई, रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, या नन ऑफ दिस। अब देखिए हेमलीच मैन्यूवर को हम और क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल थर्स्ट, एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर क्यों करते हैं, अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयरवे में फॉरेन बॉडी चली जाती है तो करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इनवर्ड एंड अपवर्ड थर्स्ट देते हैं इस तरीके से, ताकि क्या हो, आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एल्वेलाइज में आपकी एयर ट्रैप हो जाती है, जो आपकी कितनी होती है 1200 ml। अब जैसे आप अंदर को और ऊपर को थर्स्ट दोगे तो वो उस एयर वहाँ से निकल के आपका ऊपर को प्रेशर लगाएगी और एयरवे से बाहर आ जाएगी आपकी जो है, जो भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है। तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन को क्लियर करने के लिए हेमलीच मैन्यूवर देते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ, वेरी रिपीट क्वेश्चन, कार्पल टनल सिंड्रोम आपके यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी आपकी नर्व की कंप्रेशन की वजह से होता है, ऑप्शन ए। अब देखिए कार्पल्स कहाँ है, यहाँ है, टनल कहाँ होती है, बीच में। अब देखिए इस साइड आपकी कौन सी है, अल्नर नर्व, इस साइड है रेडियल नर्व, बीच में कौन सी, मीडियल नर्व। तो पूछे कार्पल टनल किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन ए है रेडियल नर्व, ऑप्शन बी मीडियल नर्व, ऑप्शन सी कार्पल नर्व या अल्नर नर्व या फिर एक्सिलरी नर्व। सो करेक्ट आंसर इज मीडियल नर्व इंजरी की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, आपके पैसेज नैरो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका, और यूजुअली होता क्या है, इसकी वजह से आपकी टिंगलिंग सेंसेशन यूजुअली वहाँ पे देखने को मिलती है, सर्जिकली इसको ट्रीट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी, कि नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो पहला रिस्पॉन्स नर्स का क्या रहेगा, ऑप्शन ए स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, सेकंड टॉक टू सीनियर, थर्ड वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर एंड चेक योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। अब देखिए जैसे ही नीडल स्टिक इंजरी अगर हो जाए आपके पास तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉश करेंगे साइट को विद सोप एंड वाटर, सेम अगर आपका डॉग बाइट हो यही करता है। आफ्टर दैट आप उसके बाद क्या करोगे, फिर आप वहाँ पे सीनियर से टॉक करोगे। सो प्रायोरिटी विल बी ऑप्शन नंबर सी, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट, क्वेश्चन में था एक्सेप्ट, क्रैश कार्ट में कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन ए डिफिब्रिलेटर, बी रिससिटेशन, थर्ड मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस, या फिर आपके पास स्टेशनरी आइटम्स। देखो आप अगर लॉजिक से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो 1, 2, 3 आपके पास लाइफ सेविंग से लग रहे हैं कि हाँ ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन में यूज होगा, बट स्टेशनरी नहीं हो सकता। सो क्रैश कार्ट में क्या है, आपका स्टेशनरी आइटम्स नहीं आती है। क्वेश्चन में पूछा था एक्सेप्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए याद रखिएगा आप कि जो हमारा ये क्रैश कार्ट होता है इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन इक्विपमेंट एट साइट ऑफ मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी फॉर लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा एक्सेप्ट, पूछा था स्टेशनरी आइटम्स नहीं रहेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर में रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर एरर आ रहा है ब्लड प्रेशर मेजर करने में तो कौन से फॉलोइंग ऑप्शन का वहाँ पे कॉज रह सकता है। आप बीपी मेजर कर रहे थे, एरर आ गया आपके रिजल्ट में, तो क्या रह सकता है उसका रीजन, ऑप्शन ए द साइज और पोजिशन ऑफ द कफ इज रॉन्ग, सेकेंड पेशेंट्स आर्म इज पोजिशनड अबव और बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, नेक्स्ट है द स्फिग्नोमेनोमीटर जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है जिससे आप बीपी मेजर करते हो, इज प्रेस्ड टू फर्मली अगेंस्ट द ब्रेकियल आर्टरी एंड एनी ऑफ दीज। देखिए आपके तीनों ऑप्शंस की वजह से एरर आ सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एपिकल पल्स ऑफ अ पेशेंट कैन बी असेस्ड बाय, एपिकल पल्स आपको पता है रिपीट क्वेश्चन है, एपिकल पल्स जो है कहाँ पे आप फील करते हैं। तो देखिए एपिकल पल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है बहुत रिपीट, कौन सी साइड पे होता है, तो देखिए दिस इज योर क्लेविकल बोन, इसे एक इमेजिनरी लाइन मिड से आप इमेजिन करो, मिड क्लेविकुलर लाइन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो आपका यहाँ पे ये जब रुक जाएगी तो उसे हम कहेंगे आपका एपिकल पल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे पैल्पेटिंग द रेडियल आर्टरी, सेकंड पैल्पेटिंग द ब्रेकियल आर्टरी, थर्ड ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट या पैल्पेटिंग द कैरोटिड आर्टरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट,
क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट मतलब बेड साइड असेसमेंट कर रहे हो रेस्पिरेशन की, तो नर्स क्या क्या चीज़ें आपका असेस करेगी एक्सेप्ट किसको छोड़ के। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी रिदम पैटर्न रेगुलरिटी, सेकंड है डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, थर्ड है असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी ऑफ चेस्ट या एफर्ट्स एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग। देखिए कैसी रेस्पिरेशन है, कितना एफर्ट ले रहा है पेशेंट, क्या डेप्थ है, क्या रिदम है, क्या रेट है, ये तो आप असेस कर सकते हो। बट हाँ अगर चेस्ट में कोई इंजरी हुई है वो आप ऐसे असेस नहीं कर सकते। और क्वेश्चन में पूछा था एक्सेप्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So next question number 82 है what should be nurse's immediate decision on physician order of give 1 unit of blood intravenously, कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है 1 यूनिट आपने ब्लड इंट्रावीनसली देना है तो इमीडिएट एक्शन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई द ऑर्डर विद द फिजिशियन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। Next is seeking assistance from the head nurse, nursing supervisors. Next, collect blood unit and transfuse the patient. Third, clarify the order with the physician, prepare the patient and collect blood unit. अब देखो एक चीज समझो, अगर हम देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी और सी तो नहीं रहेगा, ए और ऑप्शन डी की ओर जाएंगे। तो आप प्रायोरिटी देखो कि अगर आप मान लो पहले पेशेंट को प्रिपेयर कर चुके हो, कलेक्ट कर चुके हो ब्लड, फिर आप डॉक्टर से क्लैरिफाई कर रहे हो, अगर उसमें टाइम लग जाता, आप तो ब्लड लेकर आ चुके हो, ठीक है, तो अब आप क्या करो, उसमें टाइम भी लग सकता है, मे बी देयर आर सम चेंज, तो अब आप क्या करोगे लाए हुए ब्लड का। तो आप पहले क्या करो, क्लैरिफाई करो ऑर्डर को डॉक्टर के साथ, फिर जब आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ यही चीज है, फिर प्रिपेयर करो पेशेंट को, पेशेंट प्रिपेयर हो गया, आफ्टर दैट कलेक्ट द ब्लड। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी ऑप्शन नंबर डी। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी हो तो क्या करो, अपने आप को सिनेरियो में लेके जाओ कि आप स्टाफ नर्स हो, आप इस सिचुएशन में क्या करते, तो ऑटोमेटिकली आप उस सिनेरियो को सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा मैं पहले ये करूंगी फिर ये करूंगी, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइंस बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है कि बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने के पहले कब आपको जो है पेशेंट के वाइटल साइंस देखने हैं। ऑप्शन ए विद इन 30 मिनट, बी विद इन 1 आवर, विद इन 1.5 आवर या फिर विद इन 2 आवर्स। अब देखिए आपको विद इन 30 मिनट बेसलाइन वाइटल साइन रिकॉर्ड करने हैं पेशेंट के, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे इनिशिएट करने वाले हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो विद इन 30 मिनट्स आप देख लो कि उसके वाइटल साइंस ठीक है नहीं है। अगर आपको कोई चेंज लग रहा है तो आप फिजिशियन से वहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावीनस एक्सेस लाइन, कि अगर आपको चेक करनी है, ठीक है, इंट्रावीनस एक्सेस लाइन, तो फिर आप कब करोगे। ऑप्शन ए बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग या फिर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। देखिए इसकी ज़रूरत तो है, ऑप्शन डी नहीं है। व्हाइल ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, अगर उस टाइम पे कोई डिफेक्ट आ गया तो क्या करोगे, अब तो आप लगा चुके हो वहाँ पे, तो ये भी गलत है। अब देखो बिफोर या आफ्टर, अगर आप पहले ही देख लोगे कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है कि नहीं है, फिर आप करोगे तो दैट इज़ मोर गुड। अगर आप मान लीजिए पहले ब्रिंग कर लोगे ब्लड, फिर देखोगे अगर नहीं है अवेलेबल, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ से ढूंढ के लाओगे, तो पहले चेक कर लो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेम प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ अक्यूट स्ट्रोक पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा था, ठीक है, स्ट्रोक वाला पेशेंट है। अब देखिए पहला है रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रायज, नेक्स्ट है एनेबल डिलीवरी ऑफ रेलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, ऑब्जर्व द पेशेंट, रैपिड ट्रांसफर टू अक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। नाउ देखिए स्ट्रोक है क्या, स्ट्रोक को ही हम CVA सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। सेरिब्रम वस्कुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब आपकी जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है आपके ब्रेन को, ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। दिस इज योर थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। अब देखिए फर्स्ट लीडिंग कॉज क्या है, MI, सेकंड लीडिंग कॉज है कैंसर, थर्ड आपका सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट, फोर्थ COPD, फिफ्थ TB एंड सिक्स्थ इज निमोनिया। अब देखिए यहाँ पे ये अपने आप में एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें ट्रायज नहीं सेट करना होता कि हाँ ट्रायज देखेंगे, तो आपको पूछा था एक्सेप्ट, ऑप्शन B, C, D आप करते हो तो ऑप्शन A इज योर इनकरेक्ट, तो आपको सिलेक्ट करना था ऑप्शन A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट बर्न इंजरी वुड बी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी उस कंडीशन में जब आपका इमरजेंसी में है, अक्यूट बर्न इंजरी हो रखी है, देखिए बर्न वाला पेशेंट है। ऑप्शन ए क्लीनिंग द वुंड्स, बी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, थर्ड है मेंटेनिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन या स्टार्टिंग मेडिकेशन। देखिए वेरी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, यूजुअली हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, फिर आप वहाँ पे क्या करते हो, ड्रेसिंग वगैरह उसकी करते हो चेक, और लास्ट में आप क्या करते हो, फिर रिहैब करते हो।
बट याद रखो मेन चीज़ क्या है, अरे पहले उसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन तो मेंटेन करो, एयरवे ब्रीदिंग नहीं है, आप फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हो, पेशेंट अरेस्ट है, तो क्या करोगे? प्रायोरिटी इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज टू बी प्रेफर्ड। कौन सा आपका जो है क्लिनिकल सिचुएशन में आप कौन सा मेथड ऑफ हैंड हाइजीन करते हैं प्रेफर? ऑप्शन ए वॉश विथ सोप एंड वाटर, यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, क्लीन योर हैंड ओनली व्हेन इट इज विजिबल सॉइल्ड, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आफ्टर एनी प्रोसीजर यू हैव टू परफॉर्म दिस। अब देखिए हैंड वॉशिंग आप अपने आप हॉस्पिटल सेटिंग का सोचिए कब आप कैसे करते हो। तो देखिए हम सोप और जो है वाटर के साथ हैंड वॉशिंग प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा पैरामीटर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है? देखो पैरामीटर्स भी लिखा था आपको स्लैश करके, तो ऑप्शन ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, नेक्स्ट टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, बोथ हैंड भी, नन ऑफ दिस। अब आपको देखना था क्या इनमें से कोई एक है या दोनों है। अब देखो टाइम एंड ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं एक सेकंड में आप हाथ धो के आ जाओगे, प्रॉपर टाइम लगता है। आपको पता है देयर आर सेपरेट टाइमिंग फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप टाइम तो बहुत लगा रहे हो बट प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज कर रहे हो, सो वो भी एरर है। तो दोनों चीजें बोथ ए एंड बी, सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म मूवमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डीवीटी का यूजुअली कॉज क्या होता है? देखो हम बचाने के लिए अर्ली एम्बुलेशन करवाते हैं। देखो क्यों? अगर आप अर्ली एम्बुलेट नहीं कराओगे तो वहाँ पे वीनस स्टेसिस हो जाएगा, ब्लड रुका रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डीवीटी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो आपको पता है डीवीटी का क्लासिक ट्रायड क्या होता है? वर्चो ट्रायड, जिसमें वीनस स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी और हाइपर कोगुलेबिलिटी रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है हाइड्रेशन और एंड फिजिकल मूवमेंट, ऑप्शन बी है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, बेड या आपका मैनेजमेंट, या फिर कीपिंग पेशेंट वार्म। तो देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट ऑफ एनीमिया विद हीमोग्लोबिन 7 ग्राम% हैज बीन एडवाइज्ड आयरन इंजेक्शन एज द प्रेफर्ड थेरेपी बाय द फिजिशियन ऑन बीइंग given the prescribed injection by transmuscular route the patient suddenly develops breathlessness, nausea, hypotension. What be the most probable cause? देखिए क्वेश्चन बहुत आपका ट्रिकी था। क्वेश्चन में बोला पेशेंट को अनीमिया है, आपको पेशेंट को क्या देना है? यहाँ पे इंजेक्शन देना है। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन की बात हो रही है? सो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था। क्वेश्चन में बोल रहा है आयरन देना है। आपको पता है आयरन जाता है जेड ट्रैक एयरलॉक मेथड से, बट यहाँ पे इंट्रामस्कुलर दे दिया। अगर हमने यहाँ पे इंट्रामस्कुलर दे दिया तो इसकी आपको पता है तो गलत रूट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम क्यों देते हैं यहाँ पे जेड ट्रैक से? ताकि वो लीक ना हो मेडिकेशन। ठीक है, तो अगर आपने गलत रूट से दिया तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन लीक कर जाएगी। बट सिम्टम्स क्या है? ब्रेथलेसनेस, नोजिया, हाइपोटेंशन। सिम्टम आपके पास कैसे हैं? एलर्जी के हैं, एनाफिलैक्सिस के हैं। तो ऑप्शन ए रॉन्ग साइट ऑफ इंजेक्शन, बी रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, एनाफिलैक्सिस या हार्ट अटैक। सो करेक्ट आंसर इज एनाफिलैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर कैसा होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोर बॉडी टेम्परेचर लेसर देन ओरल टेम्परेचर, इक्वल टू ओरल टेम्परेचर, ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर, नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर। देखिए हमेशा रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से 1 ज़्यादा होता है ड्यू टू मोर ब्लड सप्लाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया इज इट इज़ बेस्ट टू मेक हिम। ऑर्थोपनिया क्या होता है? देखो ऑर्थो मतलब विद पोजीशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो बीपी फॉलो रहा है ड्यू टू आपका पोजीशन। मान लो आप एकदम काफ़ी देर से बैठे एकदम से खड़े हो जाते हो तो नैनो सेकेंड्स के लिए आपको ब्लर दिखता है, वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। वो क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो जब आपकी पोजीशन की वजह से आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो हम क्या करेंगे? सिंपल आप उसको क्या करोगे? ऐसी पोजीशन तो बेस्ट रहेगी आपकी। तो आपको पता है बेस्ट पोजीशन क्या है? ऑप्शन ए लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, तो और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। सिट ऑन बेड, इन अपराइट पोजिशन, वॉक अराउंड इन रूम, या फिर बी इन एनी पोजिशन। तो आपका सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन ताकि प्रॉपर लंग्स एक्सपैंड हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज। की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कैनुला साइट इन्फेक्शन के लिए? ऑप्शन ए पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑप्शन बी यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, सी स्किन एंटीसेप्सिस, या फिर फ्रीक्वेंट चेंज इन कैनुला। तो आपका करेक्ट आंसर है यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड
एंटीसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, देखो यहाँ पे क्यों, ताकि अगर आप एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप कैनुला साइट में जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी करोगे। फ्रीक्वेंट उसे चेंज नहीं किया जाता है, 48 to 72 आवर के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटी फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इमीडिएट नर्सिंग जो आपकी केयर है, एक्टिविटी है, वो आप वहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट में करते हो एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, बी मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सी मेंटेनिंग न्यूट्रिशन या मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो देखिए यूजुअली क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। अनकॉन्शियस पेशेंट है देन देर आर चांसेस कि यहाँ पे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, सो मेनी यहाँ पे आपके पास रीजन हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रायोरिटी बेस में मेडिकल मैनेजमेंट को आप छोड़ दोगे, क्योंकि फिजिशियन का मेनली यहाँ पे काम रहेगा। आप यहाँ पे मेनली न्यूट्रिशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एयरवे पेटेंसी को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट। हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर क्या है? ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, तो ऑप्शन है एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, सेकंड है फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, साइनोसिस या हाइपरटेंशन। देखिए यहाँ पे आपका मेन रहेगा एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन, ये होता है। फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन तो तब होगा जब आप पल्स ऑक्सीमेट्री लगाओगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी। काफी रिपीट क्वेश्चन है, जैसे ही आपके पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ उसको रिएक्शन शो हो रहा है, नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंट, बी कॉल द डॉक्टर, सी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन या मॉनिटर यूरिन आउटपुट। देखिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिएक्शन है तो यूजुअली आप क्या करोगे? स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन को, फिर आप वहाँ पे डॉक्टर को बुलाएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट वुड बी। साइड रेल्स का यूज़ क्यों करते हैं? जो बेड साइड पे होती है। फर्स्ट प्रिवेंटिंग पेशेंट फॉल इंजरी, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ड्रिप सेट, टू हेल्प इन बेड हाइजीन मैनेजमेंट, टू रिस्ट्रेन द पेशेंट। देखिए हम यहाँ पे आईवी सेट जो आपका ड्रिप सेट होता है उसके लिए आईवी स्टैंड सेपरेट होता है, उसके लिए आपको साइड रेल्स की ज़रूरत नहीं होती, वो लगते हैं ताकि पेशेंट वहाँ पे फॉल ना कर दे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पेशेंट डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग एन अक्यूट एनाफिलैक्टिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स वुड बी। ठीक है, पेशेंट का एनाफिलैक्टिक है, क्वेश्चन बोलता है डायग्नोस्ड मतलब डायग्नोस हो चुका है, तो अब नर्स क्या करेगी? एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल द फैमिली, लुक फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड चेक द मेडिकल चार्ट। सो करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ऑप्शन ए। एपिनेफ्रिन क्या है? एपिनेफ्रिन आपकी बॉडी में रिलीज होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इमरजेंसी में एक्टिवेट आपका होता है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बोलते हैं, आपकी GI-GU को छोड़ के सारी एक्टिविटी बढ़ा देता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डिक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा नहीं है कार्डिनल साइन? ऑप्शन ए एपनिया, बी डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल, सी कोल्ड कैमिस्किन या फिर एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। अब देखिए कैरोटिड फीमोरल पल्स एब्सेंट होती है, कोल्ड कैमिस्किन, एपनिया, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स कैन नॉट बी अ कार्डिनल साइन। वो एक साइन हो सकता है बट कार्डिनल नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड। CPR जो हम ड्यूरिंग कब देते हैं? पेशेंट जब आपका कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है, फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे पेशेंट को CPR देते हैं जिसमें चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग आता है। तो आपका क्या सीक्वेंस होता है? देखो अब हम वैसे कैब यूज करते हैं, सर्कुलेशन, एयरवे, देन ब्रीदिंग, बट यहाँ पे पुराना पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, तो आप देखेंगे पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ब्रीदिंग एयरवे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवे, हाइड्रेशन ब्रीदिंग एयरवे। सो आप करेगा ABC, पुराना पैटर्न ABC था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट वाज ऑल अबाउट GMCH 2022। 28 जो आपका अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था फॉर स्टाफ नर्सेज, ये उसका एग्ज़ाम पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया। मोस्टली आपका वैसे तो यही आंसर किया, बट आपका जो आपकी खुद GMCH 32 कौन से आंसर सिलेक्ट करने वाले हैं डिपेंड्स अपॉन देम, बट मैक्सिमम प्रायोरिटी विल बी ऑन दैट आंसर्स। थैंक्स फ्रॉम टीम कनिकाज नर्सिंग अकेडमी। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे पेज के साथ। थैंक यू फ्रॉम द कनिकाज नर्सिंग अकेडमी टीम।